कहते हैं कि सच को कहने के लिए तजुर्बे की नहीं, हौसले की जरूरत होती है। जब यह हौसला सिस्टम के सबसे बड़े नीति निर्धारकों के सामने 17 साल की उम्र बनकर खड़ा हो जाए तो बड़े से बड़े महकमों की कुर्सियां हिल जाती हैं। ये स्टूडेंट कोई और नहीं, रांची के रहने वाले सार्थक सिद्धांत हैं। खबर यह नहीं कि केंद्र सरकार ने एक्शन लेते हुए सीबीएसई के डायरेक्टर और सचिव को पद से हटा दिया। खबर तो यह है कि जब एक 12वीं का बच्चा सीबीएसई की गड़बड़ी पकड़ सकता है तो फिर इतना बड़ा सीबीएसई वाला सिस्टम क्या करता रह गया? क्यों सही वक्त पर सजग नहीं हो पाया? ऑलमोस्ट 90% एक्सपेक्ट कर रही थी, बट वो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स नहीं आए, जस्ट बिकॉज कि इनका ओएसएम मार्किंग की वजह से। हम लोगों ने पेपर दिया, मैं बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रही थी, अबव 95, पर मेरे 90 भी नहीं आए हैं और ये मेरा फ्यूचर का सवाल है और इससे ऐसा ये गंदा मजाक कर रहे हैं, ये बहुत दिक्कत हो रही है मुझे इस सब चीज़ों से। ये मेरा फ्यूचर है। बोर्ड्स में ओएसएम मार्किंग की वजह से परसेंटेज थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो प्रॉब्लम है उसमें। जिस उम्र में बच्चों को अपने करियर, पढ़ाई, नंबर्स की चिंता होनी चाहिए, उस उम्र में सार्थक देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने खड़े होकर सीबीएसई को तकनीकी पाठ पढ़ा रहे थे। उन्होंने कमेटी को बताया कि कैसे सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग वेबसाइट में इतनी बुनियादी कमियां थी कि कोई भी उसमें गड़बड़ी कर सकता था। उन्होंने टेंडर प्रक्रिया में लूप होल्स की डिटेल में समझाया। सार्थक की समझदारी और पैनी नजर को देखकर खुद कमेटी के लोग हैरान रह गए। यहां तक कह दिया कि तुम इतने समझदार हो, तुम्हें तो बोर्ड का एडवाइजर बना देना चाहिए। सार्थक की प्रेजेंटेशन पर तालियां बजने लगी। लेकिन सवाल यह है कि एक 17 साल के बच्चे को यह शिकायत लेकर संसद की दहलीज तक क्यों जाना पड़ा? सार्थक आज अकेले नहीं है, वो उन 17 लाख छात्रों का चेहरा है जो देश के कोने कोने में बैठकर इस सिस्टम से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मेरे पास 2 रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल हैं। 2 मई 2025 का जो टेंडर कैंसिल हो चुका है और 28 अगस्त 2025 का जिसमें कोएम्प एजुटेक जीती है। इन दोनों आरएफपीज को कंपेयर करके मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, कुछ डिफरेंसेस निकाले हैं कि क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या कुछ कंसर्निंग डिफरेंस है जो कोएम्प एजुटेक के बेनिफिशियरी है। अब बात करते हैं उस व्यवस्था की जिसने बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा दिया। एनडीटीवी की पड़ताल में जो कड़वा सच सामने आया वो चौंकाने वाला है। जिस ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ, उसका कॉन्ट्रैक्ट हैदराबाद की कंपनी कोएम्प एजुटेक को पूरे देश में सिस्टम लागू होने से महज 66 दिन पहले दिया गया। सिर्फ 66 दिन पहले 5 दिसंबर 2025 को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और 9 फरवरी को इसे आनन फानन में पूरे देश में रोल आउट कर दिया जाता है। अधिकारियों ने एनडीटीवी को बताया कि इससे पहले टेंडर के 2 राउंड फेल हो चुके थे। पहले राउंड में सिर्फ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस क्वालिफाई हुआ था, लेकिन सिंगल बिड होने की वजह से उसे रद्द करना पड़ा। अब तीसरे राउंड में क्या हुआ ये भी देखिए। टीसीएस ने एक कॉपी को जांचने के लिए 65 रुपए का कोटेशन दिया, जबकि कोएम्प ने टैक्स मिलाकर सिर्फ 24 रुपए 75 पैसे का रेट दिया। नियमों के मुताबिक सबसे कम बोली लगाने वाली यानी L1 कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। पहले वाले आरएफपी में 3 क्लॉजेस थे जिसमें रिकॉर्ड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस था कि मतलब अगर कंपनी का खराब परफॉर्मेंस रहा है तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और नए टेंडर में नया आरएफपी रिलीज हुआ, उसमें ऐसे कोई क्लॉजेस नहीं थे। उससे ये सारे क्लॉजेस वाइप आउट कर दिए गए थे, हटा दिए गए थे, पूरी तरीके से हटा दिए गए थे। दूसरा जो मुझे इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा वो है कि पहले टेंडर में एक क्लॉज था जिसमें कंपनी डिस्क्वालीफाई हो जाती वो अगर वो अर्लियर ब्लैकलिस्टेड रहती तो। जी। नए टेंडर में उसे करंटली ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। मतलब सीबीएसई अचानक से ऐसे लोग पसंद आने लगे जो पहले ब्लैकलिस्ट हो चुके थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य की कीमत इस तरह चंद रुपयों के अंतर से तय होगी? क्या इसी जल्दबाजी में लिए गए इस फैसले की वजह से आज कॉपीज में नंबर मिसमैच हो रहे हैं और स्कैनिंग में इतनी गंभीर गलतियां सामने आ रही हैं? ये तो वही बात हो गई ना कि आपने 100 रुपए बचाने के लिए 1000 रुपए खर्च कर दिए या 1000 रुपए की कॉस्ट वाला नुकसान झेल लिया 100 रुपए बचाने के लिए।
फिज़िक्स का रिज़ल्ट सबसे अलग दिख रहा है और इसमें बहुत गड़बड़ होने की आशंका है। कैसे? केमिस्ट्री में 1000 से ऊपर 100, फिज़िक्स में 1200 से ऊपर, 100 में 100 100 में से 100 1000 से ऊपर बच्चों के हैं, मैथ्स में 1200 से हैं, अकाउंट्स में 1437 के हैं। लेकिन जब फिज़िक्स में आते हैं तो खाली 96, इतना वेरिएशन नहीं हो सकता रिजल्ट में। 96 और 1000 प्लस में बहुत फ़र्क होता है। फिर आइए कंपार्टमेंट में, 1,63,800 कंपार्टमेंट है पूरे भारतवर्ष में और उसमें 94,519 फिजिक्स में, 58% बच्चे फिजिक्स में फेल हैं। तो फिजिक्स में ही कॉपी अदला बदली, फिजिक्स में काफ़ी कुछ गड़बड़ लग रहा है। लेकिन हद तो तब हो गई जब इतना सब होने के बाद एक बार फिर सीबीएसई के सिस्टम और सर्वर के हाथ पैर फूलने लगे, री इवैल्यूएशन वाली साइट अटकने लगी। इस पर बोर्ड का एक और बहाना सामने आया कि उनकी वेबसाइट एक समय में सिर्फ 8000 बच्चों का लोड संभालने के लिए तैयार है। ये आप देखिए सीबीएसई की जो रीवैल्यूएशन की जो वेबसाइट है उसको खोला गया, सारे इन्होंने डिटेल अपना भरे और इसके बाद में ये जो कैप्चा है इसको भी फिल कर दिया गया है। अब हम जो है वो इसको साइन इन करेंगे और आपको बताऊं, साइन इन करने के बाद में जिस सब्जेक्ट की रीचेकिंग आपको करवानी है उस सब्जेक्ट को बाकायदा इसमें ऑप्शन दिए रहेंगे कि आप किन किन सब्जेक्ट की रीचेकिंग करवाते हैं, उन सब्जेक्ट में कौन से सवाल हैं जिनको आप रीचेक करवाना चाहते हैं। इसमें ये भी दिया गया है कि अगर आपकी कॉपी ब्लर है तो उसका भी ऑप्शन है। तो आइए अब इसका नेक्स्ट जो राउंड है उसको शुरू करते हैं। इन्होंने अपना पूरा फिलअप कर दिया, अपनी सारे जानकारी जो है। अब ये साइन इन करेंगे, साइन इन करिए। अब ये देखिए जैसे ही साइन इन कर रही है ये फेल्ड आ रहा है, यानी कैप्चा एक्सपायर्ड। और ये सिर्फ एक दो बार नहीं, अभी हम लोगों ने इनसे इसको दिखाने से पहले भी कई बार ये प्रोसेस करवाया। कितने बार आप इसको भर चुकी हैं? अभी मैंने 3 बार ही भरा था एंड उससे पहले भी मैंने ट्राई किया था, तो सेम प्रॉब्लम आ रही है। तो लाइक कभी साइट रुक जा रही है एंड कभी ये ग्लिच आ रहा है, कभी क्रेडेंशियल्स में प्रॉब्लम आ रही है, जबकि मेरी क्रेडेंशियल्स मैंने चेक किए हैं एंड दे आर राइट, बट स्टिल वो इशू आ रहा है। अब जरा इस गणित को समझिए। परीक्षा देने वाले छात्र 17 लाख, री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने वाले छात्र करीब 4 लाख, कॉपीज की मांग 11 लाख से ज्यादा, और आपकी वेबसाइट सिर्फ 8000 बच्चों में उनके एप्लीकेशन में हैंग हो गई। दिन भर बच्चे और उनके माता पिता कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर सिर्फ सर्वर एरर देखते रहे। अब ये मानसिक प्रताड़ना नहीं है तो और क्या है? और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है भरोसे का। इन 15 लाख को आप पर भरोसा नहीं। मेरा 87% आया था और एक्सपेक्टेशन क्या थी? मेरी एक्सपेक्टेशन 90 प्लस की थी। मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मेरा 90 प्लस ज़रूर आएगा, लेकिन जो OSM मार्किंग हुई है इस बार नई CBSE ने अभी की है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरा परसेंटेज डाउन हो गया है। और जब मैं रीवैल्यूएशन के लिए जब जा रही हूँ साइट पे CBSE की, तो वो खुल ही नहीं रही है साइट। अब आज रीवैल्यूएशन की डेट थी। अब जिन मेरे फ्रेंड्स को मिल गए थे पेपर, उन्होंने अप्लाई किया, आज तो ग्लिच मार रही है उनकी साइट बहुत ज़्यादा CBSE की। लापरवाही सिर्फ सर्वर तक सीमित नहीं, सुरक्षा में भी सेम थी। इस कड़ी में दूसरा बड़ा नाम एथिकल हैकर तीर्थ परमार का है, जिन्होंने NDTV को एक्सक्लूसिव तौर पर बताया कि कैसे CBSE का ये पूरा सिस्टम सुरक्षा के मोर्चे पर बहुत कमजोर था। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये कोई बहुत बड़ा या हाईटेक साइबर अटैक नहीं था, बल्कि CBSE की वेबसाइट की इतनी बुनियादी सुरक्षा कमियां थी कि अगर किसी के पास सिर्फ एक स्पेसिफिक URL या लिंक हो तो वो बिना किसी पासवर्ड या बिना किसी ऑथेंटिकेशन के बच्चों के बेहद संवेदनशील रिकॉर्ड्स और कॉपीज तक पहुंच सकता था। यानी डेटा पूरी तरह से एक्सपोज्ड था। इनिशियल लॉगिन पेज पे था जो प्रॉपर्ली वैलिडेट नहीं कर रहा था इनकमिंग यूजर्स, उसकी वजह से SQL इंजेक्शन पॉसिबल था एंड उसके बाद डेटाबेस का एक्सेस मिल सकता है एंड फिर जो भी डेटाबेसेस हैं वो हम देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं एंड डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स निकाल सकते हैं एंड उसके बाद हम OS लेवल पे कोई भी कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर उसमें बहुत सारे डेटाबेसेस के क्रेडेंशियल्स ऐसे ही प्लेन इंडेक्स में स्टोर थे, सो कोई भी इजीली लॉगिन करके कोई भी डेटा मैनिपुलेट कर सकता है। अब चौतरफा घिरी CBSE कहती रही कि वो हर गलत स्कैन या मिसमैच कॉपी पर कंपनी पर 4000 से लेकर 15000 रुपए तक का जुर्माना लगाएगी। वो ये भी कह रहे हैं कि अगले साल से कॉपीज डिजी लॉकर पर दी जाएंगी। लेकिन सवाल फिर वही, जो नुकसान इन बच्चों के इस कीमती साल में हो गया, जो भरोसे का खून हुआ, क्या उसकी भरपाई जुर्मानों के पैसे से हो सकती है?
एनडीटीवी ने जब से इस मुद्दे को उठाना शुरू किया था तब कई लोगों ने कहा था कि सरकारी बोर्ड के सामने बच्चों की आवाज कौन सुनेगा, लेकिन अब जब चेयरमैन और सेक्रेटरी को पद से हटाया गया तो ये साबित हो गया कि जनता के आगे सिस्टम को झुकना पड़ता है। Full committee is concerned and will also take into whatever can be done in the interest of the students as it stands today. सार्थक, वेदांत और इन जैसे कई बच्चों ने ये बताया है कि व्यवस्था कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उसमें खामी है तो उसे चुनौती दी जा सकती है। हमारा आपसे वादा है, हम इस मुद्दे को आगे भी लगातार उठाते रहेंगे जब तक कि छात्रों को उनका हक, सही नंबर और सही दिशा ना मिल जाए।